नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज से G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब भाषण दिया, इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसमें सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पीएम मोदी ने आगे देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा था। ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को हुई। तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो ये G20 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे हैं G20 के कार्यक्रम में और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के उद्देश्य को लेते हुए इस थीम पर पूरा सजावट की गई है। सुदर्शन चक्र पीछे आप देख सकते हैं, इसकी भी कई मायने हैं, अहमियत है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, जिन्होंने राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर शिरकत की है G20 के शिखर सम्मेलन में। और ये तस्वीरें अपने आप में ही बयां करती हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर अध्यक्ष ये जानकारी दी है। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया है। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि सभी लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया है। तो नई दिल्ली घोषणा पत्र को सहमति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनी है और इसी पर पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि यह एक पटल है जहां पर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। राजनीतिक मुद्दों से परे हटकर ये ऐसा मंच है जहां पर वैश्विक जो परेशानियां हैं उनको लेकर चर्चा करने का ये पटल है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम का काफिला पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने को लेकर पहले से कई चर्चाएं हो रही थी, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए। ऐसे में इस सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा। माना जा रहा है कि तकरीबन 16 महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी मंच पर एक साथ नजर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार की तरफ से चुनाव आयोग को जवाब दाखिल किया गया है। इसमें शरद पवार ने कहा कि पार्टी में कोई भी दरार नहीं है। पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में चुनाव आयोग को लिखा है कि कुछ लोगों ने जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को धोखा दिया है, उन्हें छोड़ दे तो हमारी पार्टी बिल्कुल सशक्त है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार की, जहां पर शिक्षकों में सरकार को लेकर काफी नाराजगी है। शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और शिक्षा अपर सचिव के पाठक से काफी नाराज दिख रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि सचिन के पाठक के रवैये शिक्षकों के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मामले में कई बार शिक्षा मंत्री से कहा गया, लेकिन शिक्षा मंत्री का भी सरकार में नहीं चल रहा है। इन सब बातों का बिहार के ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने जायजा लिया है। चाचा भतीजे के सरकार में अक्सर देखने को मिल रहा है कि शिक्षक नाराज चल रहे हैं। जब से ये महागठबंधन का सरकार में चाचा भतीजे का जब सरकार बना, तब से शिक्षक नाराज चल रहे हैं। अब यहाँ तक कि अपर सचिव के पाठक पे भी अब शिक्षक आरोप लगा रहे हैं। क्या मामला आ गया? नाराजगी किस चीज का है? पूरे बिहार लेवल पे आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। नाराजगी के पाठक से, सरकार से, सभी से है। सरकार के इशारे पर ही के पाठक काम कर रहे हैं और सरकार सिर्फ मुंह का मीठे अपना बोलती है कि मतलब हम कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन देती है। सरकार कुछ करने वाली नहीं है। 2 बार हम लोग को धोखा दे चुकी। 15 अगस्त को भी बोली थी कि हम करेंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन नहीं दिया सरकार ने। फिर उसके 5 सितंबर को हम सोचे कि जिस शिक्षक ने मुख्यमंत्री को पढ़ाए होंगे या शिक्षा पदाधिकारियों को पढ़ाया होगा, तो उसी के सम्मान में हो सकता है कि 5 सितंबर को हमारे मुख्यमंत्री सभी पदाधिकारियों से मिलकर वार्ता करने के बाद वो हमें राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन फिर उन्होंने पलटी मार ली, क्योंकि इनका यही रवैया।
भागलपुर के सुल्तानगंज में आयोजित एक दिवसीय कपूरी चर्चा संवाद कार्यक्रम बिहार सरकार के कल्याण मंत्री मदन सहनी 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां पर जिला जदयू प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बीजेपी की केंद्र सरकार के ऊपर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रही है। वहीं बीजेपी की केंद्र सरकार संविधान में छेड़छाड़ कर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित लोगों को संविधान से अलग कर आरक्षण से वंचित कराना चाहती है। वहीं बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव अपने निजी आवास के प्रांगण में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। हर साल जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने आस्था रखने वाले लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते आते हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी सरकार है और जनता भली भांति अब भाजपा को समझाने और समझने लगी है और 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखा देगी। और क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। चलिए यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले से सटे धर्मपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना में जिले के 3 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक टाउन थाना इलाके का निवासी है। मृतकों की पहचान धर्मगंज निवासी सम्राट ओम सहनी और डुमरिया भट्टा निवासी रतन के रूप में हुई है। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर के डायमंड जुबली कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज और संबंध डॉक्टर BR अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अंतर्गत 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। बता दें कि इस भवन का निर्माण 335 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे। पर्याप्त मिल रहा है। पिछली सरकार में तो आंख में दवाई डालते थे तो आंख खराब हो जाता था, नसबंदी करते थे मौतें हो जाती थी। कम से कम इन 5 वर्षों में इस प्रकार से दाग छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को नहीं लगा। ये अपने आप में बड़ी जो भी मेडिसिन भी लगातार उत्पन्न किया जा रहा है और उसका लाभ भी हजारों लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो किस प्रकार से दवाई, किस प्रकार से इलाज आम जनता को मिल सके, ये कोशिश। और ICU के बारे में मैडम ने बताया कि 4 ICU कितने और अब कितना है ICU हमारे बढ़ गए। डायलिसिस नहीं होते थे, डायलिसिस होने लगे। 26 अस्पताल है जहाँ निःशुल्क डायलिसिस होने। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने किया है। और इन 5 वर्षों में जो शासकीय अस्पतालों के विश्वसनीयता में कई गुना वृद्धि हुई, वो आप सबकी मेहनत कर रही है। मैं सही है। तो ये तो स्थिति ये है कि चुनाव नजदीक आ चुका है। आचार संहिता मैं समझता हूँ कि आज से 1 महीने पहले हम सब आचार संहिता के दौर से गुजर रहे होंगे। ज़्यादा दिन बचा नहीं, लेकिन मांग एक ऐसी चीज़ है जो कभी रद्द होती नहीं। आचार संहिता पहले भी होगी, आचार संहिता के बाद भी होगी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, तो वो क्रम चलता रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी नियमत है जो सबको मिलना चाहिए और सबका स्वास्थ्य उत्तम हो। ये प्रयास किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दिशा में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है।
मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबको 700 उत्सव के अस्पताल की बधाई शुभकामना देते हुए, साथ ही हीरक जयंती की बधाई और शुभकामना देते हुए 60 साल का सफर ये महाविद्यालय ने। वहीं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार परियोजनाओं के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। 9 सितंबर को अक्षय कुमार का जन्मदिवस भी है। इस मौके पर भस्मारती में शामिल हुए, पूजा अर्चना कर जन्मदिवस पर बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा और कहा कि आज के दिन बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला है, इससे बड़ा और मेरे लिए क्या हो सकता है। इसके अलावा क्रिकेटर शिखर धवन भी भस्मारती में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार उज्जैन पहुंचे हैं और अपने जन्म दिवस के मौके पर उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है और भस्मारती में शिरकत भी की है। पहली तस्वीर जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अक्षय पहुंचे अपने जन्मदिन के मौके पर और वहीं क्रिकेटर शिखर धवन भी उज्जैन पहुंचे हैं। तो क्रिकेटर शिखर धवन भी उज्जैन पहुंचे और साथ ही साथ फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी दी कि बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।